बेसिक तो अपन ने कर लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेसिक पार्ट तो कर लिया था। अब उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट। क्या होते हैं तीनों की डेफिनेशन देखते हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर क्वेश्चन तो मिक्स होकर आते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो हेडिंग लगाओ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले कॉन्जुगेट, फिर मॉडुलस, फिर आर्गुमेंट, तीनों की थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन की बात करें पहले देखो, मान लो मेरे पास कोई ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो तो क्या लिखूंगा, एक्स कॉमा वाई। जब कुछ भी नहीं पता हो तो जेड को हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में मान के चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अगर मैं इस पॉइंट को शो करूं तो ये पॉइंट यहां कहीं होगा, जेड एक्स कॉमा वाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसे बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको एक्स को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस। कॉन्जुगेट की क्या डेफिनेशन है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ये मान लो जेड यहां है, तो बताओ इसकी मिरर इमेज इसके रेस्पेक्ट में कहां बनेगी, यहां। तो बताओ यहां एक्स कोमा वाई, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव वाई नहीं। तो इसी अगर जेड है तो ये क्या कहलाता है, इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं किससे, जेड बार से। तो कॉन्जुगेट को अगर ज्योमेट्रिकली डिफाइन करें, कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, या एक्स एक्सिस बोल सकते हैं कि रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ही क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट। तो लिखो पहले डेफिनेशन, conjugate of complex number z is the mirror image of z with respect to real axis. Conjugate of complex number z is the mirror image of complex number z with respect to real axis. Is the mirror image of complex number z with respect to real axis. Conjugate of complex number z is the mirror image of complex number z with respect to real axis, and it's denoted by is the mirror image of complex number z with respect to real axis. Conjugate of complex number z is the mirror image of complex number z with respect to real axis, and it's denoted by z bar. Is the mirror image of complex number z with respect to real axis, and it's denoted by z के ऊपर बार लगा। ये डायग्राम बना लो, ये z है तो बताओ ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, z बार। कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ है, वेक्टर भी है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी है। समझ लो ये ओजेड वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर क्या हो गया, ओजेड बार। या जेड पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जेड बार। तो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट। ये तो अपन ने डिफाइन किया ज्योमेट्रिकली। अब मैथमेटिकली बात करें कि अगर मान लो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो बताओ जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब ये हुआ कहां का साइन बदलता है कॉन्जुगेट, आयोटा के सामने वाला। आयोटा के सामने वाला साइन चेंज होता है, बाकी सेट पर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं जेड इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 है, तो बताओ जेड बार बराबर क्या होगा, यानी कि बीच का साइन बदलेगा नहीं, कहां का, आयोटा का, -3 आयोटा -2 कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तो अपन निकलवा सकते हैं। कॉन्जुगेट पूछता नहीं है कॉन्जुगेट निकालना, एक बार तो कॉन्जुगेट जब बोले कॉन्जुगेट निकालो तो आयोटा का साइन बदलना है। मेन खेल पूरा जब पूछे वो प्रॉपर्टीज का है, चाहे कॉन्जुगेट हो, चाहे मॉडुलस हो, चाहे आर्गुमेंट। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज याद रखने लायक है भी नहीं, अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि याद करनी पड़नी, एडजॉइंट जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ एक चीज मैं और लिख दूं, अगर मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो 1/3 + 2 आयोटा, तो क्या करूंगा, पहले इसको रेशनलाइज करके फिर कॉन्जुगेट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो पहले 4-5 प्रॉपर्टी देख लो, उस बार नोट करना। जेड बार बार कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बताओ क्या हो जाएगा, वापस जेड आ जाएगा, सिंपल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब एक जैसी है। एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकता हूं बताओ इसको, Z1 बार प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, Z2 बार प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, Z2 बार। यानी कॉन्जुगेट को एक साथ लिखो या अलग अलग करके लिखो, एक ही बात है। मैं इसे बोलता हूं बार को बार बार लिखें या एक बार लिखें, यानी कॉन्जुगेट को प्लस में माइनस में दोनों जगह क्या कर सकते हैं, ब्रेक। यहां तक कि मल्टीप्लाई में भी कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार। यानी मैं कहना चाहता हूं कि पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट लूं, या पहले कॉन्जुगेट लेकर फिर मल्टीप्लाई कर दूं, सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से डिवाइड में भी कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं। मान लो Z1/Z2 का बार निकालना हो, ऊपर वाले का बार ऊपर, नीचे वाले का नीचे, क्या लिखूंगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार, बस शर्त ये कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो, जीरो हो, तो अंडरस्टूड है। यहां तक कि मैं बोलूं फिर भी कि पावर हो, पावर पहले पावर लगाकर
फिर बार लगाऊं, या पहले बार लगाकर फिर पावर लगा दूं, एक ही बात है, वेयर n इज बिलोंग टू एनी रियल नंबर। मैं आपसे पूछूं कि बेटा 5 + 12 आयोटा के अंडर रूट का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मैं अंडर रूट निकालने नहीं बैठूंगा। क्यों? अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर। कितनी पावर? 1/2। तो मैं तो पहले क्या लगा दूंगा? बार। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 5 - 12 आयोटा का अंडर रूट। जरूरत ही नहीं कुछ करने की। मान लो मैंने लिखा e की पावर 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? क्या होगा? e की पावर 3 - 4 आयोटा। मैं कहूं 3 + 4 आयोटा की पावर 100 का कॉन्जुगेट क्या होगा? मैं कोई 100 सोल्व करने नहीं बैठूंगा, क्या लिखूंगा? सीधा 3 - 4 आयोटा की पावर 100। तो कॉन्जुगेट ऐसा है जो पावर में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां तक कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + आयोटा, 2 - आयोटा, 3 - आयोटा, 3 + आयोटा, कुछ भी लिख दिया, 2 आयोटा, 2, 5, 7 आयोटा, 3। बोले ये z है, तो बताओ z बार क्या होगा? डिटरमिनेंट की फॉर्म में रखा है, सब जगह क्या लग जाएगा? बार। ईच एंड एवरी एलिमेंट में बार लग जाएगा। बताओ इसका बार? 1 - आयोटा, 2 + आयोटा, 3 + आयोटा, 3 - आयोटा, -2 आयोटा, ये तो 2 ही रहेगा। बाहर कहां का साइन बदलता है? आयोटा का। इसका 5, इसका यहां तक कि डिटरमिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स हो, सब जगह कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऐसा है जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब जगह अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 5 प्रॉपर्टी। तो ये नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं z + z बार क्या होगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं। मान लो z को क्या मान लूं? x + आयोटा y, तो z बार x - आयोटा y। बताओ क्या आएगा? 2x। और x कौन सा पार्ट है z का? रियल पार्ट। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो देखिए बताना, z - z बार क्या आएगा फिर हिसाब से? इसको x + आयोटा y, ये x - आयोटा कट के क्या आएगा? 2 आयोटा y। ये y कौन सा पार्ट है? आयोटा नहीं, y है इमेजिनरी पार्ट। बताओ क्या आंसर लिखूं? 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट केवल लिखता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नहीं, इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या है इसका? केवल y है, न कि आयोटा y। ठीक है, तो आएगा 2 आयोटा y, 2 आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर कल परसों अपने देखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, तो बताओ कौन सा नंबर होता है? प्योरली इमेजिनरी। तो इससे मैं यूं कह सकता हूं, नंबर 7 जो 5 स्टार है, इफ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का बार उसी के बराबर आ जाए, इफ z बार इक्वल टू z आ जाए, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका बार लेने पर भी वापस वही आ जाए? इसका मतलब उसमें आयोटा नहीं, आयोटा नहीं तो कौन सा नंबर होगा? प्योरली रियल। और प्योरली रियल तो बताओ उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 और बताओ यहां से z बार बराबर 0, तो z बार बराबर z आएगा नहीं आएगा? तो z बार इक्वल टू z, इसका मीनिंग होता है z इज प्योरली रियल। उल्टा भी यूज कर सकते हैं, अगर कहीं गिवन हो जेड इज प्योरली रियल, तो बताओ क्या कर सकते हो आप? जेड बार इक्वल टू जेड। कल तक तो जब जेड प्योरली रियल देता था तो मैं इमेजिनरी पार्ट को क्या करता था? 0। वो पुराना मेथड हो गया, बाबा लूंगा। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि जब भी जेड इज प्योरली रियल बोलेगा तो उसका बार उसी के ही बराबर करूंगा, कोई पार्ट वाट नहीं निकालूंगा, पार्ट निकालने में टाइम लगता है। मेरे से बोला जाए कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर w आएगा, प्योरली रियल है, तो बताओ क्या कर दूं? w बार इक्वल टू w करूंगा, मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और लिख देता हूं, जेड बार इक्वल टू अगर -z हो, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेने पर उसका नेगेटिव आ जाएगा? जो परफेक्ट आयोटा की फॉर्म में होगा। 3 आयोटा का बताओ बार क्या होगा? -3 आयोटा। तो क्या बोलोगे? जेड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। तो अगर जेड बार इक्वल टू जेड है तो प्योरली रियल, जेड बार इक्वल टू -z है तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। कल तक प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या करता था? रियल पार्ट 0 करता था। आज क्या करूंगा? प्योरली इमेजिनरी तो उसका बार उसके नेगेटिव के इक्वल करूंगा। अब 3 चीजें अपने देखी, पहले भी देखी थी कि f - x बराबर fx हो तो क्या बोलते थे? फलन, फंक्शन क्या बोलते थे? इवन। f - x बराबर -fx हो तो ओड। फंक्शन में इवन और ओड चेक करना हो तो अपन f - x निकालते थे। इसके बाद मैट्रिक्स में देखा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो, a ट्रांसपोज इक्वल टू a सिमेट्रिक, a ट्रांसपोज इक्वल टू -a स्क्यू। आज कॉम्प्लेक्स में आया कि अगर कॉम्प्लेक्स में प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी चेक करना हो तो क्या निकालते हैं? z बार। z बार बराबर z तो प्योरली रियल, z बार बराबर -z तो प्योरली इमेजिनरी। इवन और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे यहां रियल और इमेजिनरी। तो अगर मान लो मेरे को चेक करना है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर w कौन सा है, तो मैं क्या निकालूंगा? इसका बार, इसका बार इसके बराबर आ गया तो रियल, इसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो यहां बोलना f - x मान लो fx के बराबर भी नहीं आए, नहीं -fx के बराबर आए तो क्या बोलते थे? नाइदर इवन नॉर ओड। जब 80 ना a के बराबर आए ना -a के बराबर आए तो क्या बोलते थे? ना सिमेट्रिक ना इसको सिमेट्रिक। आज अगर z बार z के बराबर आए ना -z के आए फिर क्या बोलोगे? देखे बताना। एक मैंने z लिया, ये बताओ इसका z बार क्या आएगा? 3 माइनस, क्या ये इसके बराबर है? क्या इसके नेगेटिव के बराबर है? तो बताओ कौन सा नंबर है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी, जिसको दूसरा नाम है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यूं कह सकता हूं कि अगर w बार w के बराबर आया तो रियल, -w के बराबर आया तो इमेजिनरी, दोनों में से किसी के बराबर नहीं आया तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी बोलते हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे अपन? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चेक कर सकते हैं, उसका बार निकालकर उसके बराबर आया तो रियल, उसके नेगेटिव के बराबर आया तो इमेजिनरी, पता चला डेटा ही बदल गया, ना उसके बराबर आया ना उसके बराबर नेगेटिव आया, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कर लो 6 प्रॉपर्टी केवल। तो प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो इसमें 7 है जो सबसे ज्यादा काम में, तो सारी आएगी, लेकिन बाकी तो सब अंडरस्टूड है कि प्लस में, माइनस में, पावर में अलग अलग कर सकते हैं। और 7 प्रॉपर्टी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार उसी के इक्वल आए तो प्योरली रियल, उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो प्योरली इमेजिनरी। बोले दोनों में से किसी के इक्वल नहीं आए तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपन नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। एक तो नया शेड्यूल लग गया नोटिस बोर्ड पे, वो देख लें आप। और कल से आपकी क्लास 7 बजे की जगह सुबह 6:45 से शुरू होगी, 6:45 से 1:25। ठीक है, 6:45 से 1:25 क्लास है। सभी जो भी क्लास चल रही सबका रजिस्टर लेके आए, 5 क्लास लगेगी। 6:45 से 1:25 5 क्लास लगेगी। मतलब ड्यूरेशन तो वही है पूरा जो तुम्हारा आता था, वही 7 से 1:30 आता था, 7 से 1:30 क्या 2:45 बजती है अपन को, लेकिन क्लास से 5 लगेगी। एसआर स्टूडेंट टेस्ट वेन्यू, हाँ जो एसआर स्टूडेंट है वो टेस्ट वेन्यू देख लें, कौन 13 तारीख को शायद टेस्ट होगा, देख लें एक बार।
13 या 14 टेस्ट है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। कल से 5 क्लास लगेगी, यानी कि जो क्लास अभी ऑल्टरनेट चल रही है वो भी रेगुलर हो जाएगी। केमिस्ट्री भी रेगुलर, मैथ्स भी जो ऑल्टरनेट चल रही है वो भी रेगुलर, फिजिक्स तो रेगुलर रही और मेरी बारी मैथ्स रेगुलर रही और एक फिजिकल रेगुलर रही। सवा सवा घंटे की 5 क्लास लगी, जो 1.5 घंटे की लगती है, 1 आवर एंड 15 मिनट। ठीक है, ड्यूरेशन तो भाई ये 7:45 से 1:30, अभी 7 से आते थे आप, तो 6:45 पे पहली क्लास होगी, इसलिए ताकि तुम्हारा कोर्स पहले वाले जेईई मेन के पहले खत्म कर दे, इसलिए लगाई। ठीक है, अदरवाइज तो आप लोग तो बहुत लेट आए थे। ये है, तो कोर्स खत्म हो जाएगा पहले, अब 15 अप्रैल से पहले खत्म हो जाएगा। अरे मतलब 15 अप्रैल तो बहुत दूर है, उससे पहले मार्च लास्ट वीक में खत्म हो जाएगा। मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक, अगर मान लो अप्रैल फर्स्ट वीक गया तो एक आध क्लास चलेगी कोई सब्जेक्ट की, अदरवाइज तो खत्म हो जाएगा। पहली 2 क्लास में कोई ब्रेक नहीं है, 6:45 से 8:15 और 8:15 से 9:30 कंटिन्यू क्लास है, कोई ब्रेक नहीं है भाई। 9:30 से फिर ब्रेक है 15 मिनट का। ठीक है, उसके बाद फिर 2 क्लास कोई ब्रेक नहीं है, फिर लास्ट क्लास में 10 मिनट का ब्रेक। शेड्यूल। ये है पूरी कहानी कॉन्जुगेट की। अब आएगा मॉडुलस, फिर एक आर्गुमेंट। मिक्स आते हैं सवाल, तो अकेला कॉन्जुगेट नहीं पूछता कि बेटा कॉन्जुगेट निकाल, ऐसा नहीं। तो कॉन्जुगेट को मिटा नहीं रहा मैं, ऐसे मॉडुलस लिख रहा हूं पैरेलल में। बोलूं, अगला लाइन लगाओ, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस बोल सकते हो या मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, यहां तो मॉडुलस ही बोलेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी चीज का पूछे मॉडुलस, चाहे किसी वेक्टर का पूछे। ठीक है, मॉडुलस का मतलब जानते हैं क्या, लेंथ। ठीक है, वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, देखो देखो, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाती है, मॉडुलस। डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस। डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस एंड इट्स डिनोटेड बाय मोड z। यानी ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी, ये मोड z, यानी इस लाइन की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ बोल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस एंड इट्स डिनोटेड बाय मोड z। अब मान लो z का वैल्यू वही दिया मैंने, x प्लस आईटा y, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बोल दो क्या लिख दूं, x y। तो बताओ क्या आ जाएगी, 0 0 से इसकी डिस्टेंस, मोड z इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी बोले एक फॉर्मूला बन गया इसका, नोट करो मेरे साथ, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, x यानी रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस। तो मॉडुलस तो होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, कॉन्जुगेट होता है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि z बराबर है मान लो 4 - 3 आयोटा, बोले मोड क्या होगा, सब जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई लेना है आयोटा नहीं लेना, इमेजिनरी पार्ट। क्या इसका इमेजिनरी पार्ट, -3, गलती से आपने 3 आयोटा ले लिया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा। क्या आएगा बताओ, -3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा 5। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉडुलस तो बच्चा वाला काम है, लेकिन प्रॉपर्टी जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडुलस अपन निकाल सकते हैं, जैसे कॉन्जुगेट ऐसे ही मॉडुलस। ज्योमेट्रिकली बताई दिया कि डिस्टेंस कहलाती है, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। तो देखो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। पहले एक बार देखो उसके बाद नोट करना, जैसे उसकी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अंडरस्टूड है कि मोड जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होगा, 0 का, 0 की ओरिजिन से डिस्टेंस 0 आएगी। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो उसके बाद नोट करना, जिस तरह से आपने कहा कि कॉन्जुगेट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, इन सब में क्या कर सकते थे, अलग अलग। मॉडुलस को केवल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में अलग कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग नहीं कर सकते। बोले कैसे, जैसे आप यूं कहना चाहते हो कि मोड z1 प्लस z2 को सब क्या ऐसा लिखते हैं, मोड z1 प्लस मोड z2, नहीं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, पढ़ेंगे आगे अपन, ये लेस देन इक्वल टू आता आगे आया। ठीक है, इन ट्रायंगल ये अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लस माइनस में आप मोड को ब्रेक नहीं कर सकते। बोले किसमें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो, जैसे फॉर एग्जांपल z1 z2 z3 का मोड हो, क्या कर सकता हूं इसको, अलग अलग क्या लिख सकता हूं, मोड z1 इनटू मोड z2 इनटू मोड z3। बोले इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये कर लो चाहिए कर लो, नहीं इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों, पहले आप कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करोगे फिर मोड लोगे। यहां मोड लेते बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर बन गया, रियल। मान लो इसके लिए 2 आ गए, इसकी 5 आ गई, इसकी 3 आ गई, 2 5 या 10 3 या 30 डायरेक्ट आएगा। तो मोड को मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड में हो तो भी ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर वाले का मोड ऊपर, नीचे वाले का मोड नीचे। क्या लिख सकता हूं, मोड z1 अपॉन मोड z2, शर्त ये है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो, 0। इसी तरह से पावर को बाहर निकाल सकता हूं, इस पावर को कहां निकाल सकता हूं, बाहर। पावर कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, बहुत यूज है इसका। देखना इधर, मैं आपसे पूछूं बेटा 5 + 12 आयोटा के अंडर रूट का मोड क्या होगा, कोई अंडर रूट नहीं निकालूंगा, इस अंडर रूट को क्या कर दूंगा, मोड के बाहर निकाल दूंगा। अब बताओ 5 + 12 आयोटा का मोड निकाल सकता हूं, कितना आएगा 13, उसका क्या लगा दूंगा, अंडर रूट। क्या आ गया आंसर, अंडर रूट 13। ठीक है, मैं से पूछा जाए 3 + 4 आयोटा की पावर 50 का मोड बताओ, तो क्या करूंगा, पूरे का मोड निकाल, किसका निकालूंगा, अंदर वाले का। अंदर वाले का मोड निकाल सकता हूं, अंडर रूट x² + y² 5, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 50। तो पावर को कहां निकाल सकते हैं, बाहर। बस केवल ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं सकते, मोड को प्लस और माइनस में अलग अलग नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 5 देखो पहले, फिर नोट करना एक साथ सबको। 5 प्रॉपर्टी क्या कहती है,
मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जेड दे रखा है 3 + 4 आयोटा, बताओ इसका मोड कितना आएगा 5 √x² + y²। मान लो एक जेड दे रखा है 3 - 4 आयोटा, बताओ इसका मोड भी 5। इसका नाम जेड है तो इसको किस नाम से बुलाऊं, जेड बार। ठीक, एक दे रखा है मान लो -3 - 4 आयोटा, इसका मोड भी 5, इसका नाम जेड है तो इसको किस नाम से बुलाऊं, -z, इसका नेगेटिव है -z, इसका मतलब सबका मोड क्या आ रहा है सेम। मैं आपसे पूछूं -3 + 4 आयोटा, इसका मोड भी 5 √x², अगर मान लो इसका नाम -z है तो इसका नाम माइनस का जेड बार। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जेड का मोड बोलो तो भी 5, जेड बार का मोड बोलो तो भी 5 आया इस केस में, माने जेड का मोड बोला वो भी 5, माने जेड बार का मोड भी 5। मोड ना बार पे डिपेंड करता है ना ही साइन पर, तो मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई क्या कि मैं जेड का मोड बोलूं या जेड बार का मोड बोलूं या -z का मोड बोलूं या -z बार का मोड बोलूं, सारे मोड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो जेड का मोड बोले या जेड बार का मोड बोले, मेरे क्वेश्चन में ये बहुत काम आएगा, मेरे मुंह से बार बार ही निकलेगा बेटा कि जेड का मोड बोले या जेड बार का मोड बोले, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल तो सारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा काम ये वाला आएगा। ठीक है, तो चाहे मॉडुलस मॉडुलस क्या कॉन्जुगेट लगा दो, नेगेटिव लगा दो उसके अंदर, तो भी उसके साइन उसके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अपन चाहे तो उसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो जैसे मैंने कहा कि ये जेड है, तो बताओ जेड बार कहां आएगा, इसका डिनोमिनेटर में आएगा नहीं आएगा, तो बताओ -z नाम का पॉइंट कहां शो करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे यहाँ x, y, तो बताओ -z क्या होगा, -x -y, तो यहाँ -z, तो बताओ यहाँ क्या आएगा इसका मिरर इमेज, क्या -z बार। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सारों सेम है, बस इस मार्कर का नाम या इस वेक्टर का नाम यहाँ z था तो यहाँ क्या हो गया z बार, यहाँ -z, यहाँ -z, लेकिन इस जगह मार्कर की लेंथ क्या है, सब जगह सेम। इस लेंथ का नाम बताओ यहाँ मोड z, इस लेंथ का नाम मोड z बार, इस लेंथ का नाम मोड -z, इस लेंथ का नाम मोड -z बार, तो लेंथ सारी जगह क्या होगी, सेम होगी, केवल क्या बदल रही है, इसकी डायरेक्शन बदल रही है, या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बदल रहा है, यहाँ x, y, तो यहाँ x, -y, -x -y -x + y, या भी थोड़ी देर पढ़ने वाले हैं, आर्गुमेंट बदल रहा है, एंगल, ये एंगल अलग आएगा, ये एंगल अलग आएगा, ये अलग आएगा, लेकिन लेंथ सब जगह क्या होगी, सेम। यहां तक कि अगर मैं पूरे को मिला भी दूं तो क्या बन जाएगा, सर्कल। सर्कल अगर मैं पूरे सबको पॉइंट को मिला दूं तो एक सर्कल बना दूं, रोटेट कर दूं, बताओ क्या कहलाएगी सर्कल की, रेडियस कहलाएगी। अगर मैं इन चारों को मिला दूं तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। स्क्वायर के तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगे, लेंथ और विड्थ बराबर। अगर मान लो ये 3 + 4 आयोटा है, तो बताओ ये, तो ये बोलो, तो ये बोलो, अब बताओ क्या स्क्वायर बनेगा, बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3, 4 के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 8, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस 6 आएगी, क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बने कोई जरूरी नहीं। तो अपन यूं बोल सकते हैं फिलहाल तो स्क्वायर तो बाद में बनाएंगे कि अगर इस क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में इसका नाम जेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जेड बार, यहाँ बोलो -z, यहाँ बोलो -z बार, सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, सबकी बराबर। पांचवी प्रॉपर्टी है 5 स्टार, मोड z² बराबर जेड बार होता है। कैसे, मान लो जेड की जगह क्या नाम दे दूं, x + i/y, जेड बार क्या कहलाएगा, जरा x + i/y को x - i/y से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x² + y², तो बता x² + y² को क्या बोल सकता हूं, यहां से मोड z का स्क्वायर। तो अगर कहीं भी मोड z का स्क्वायर लिखा मिले उसकी जगह क्या लिख दो, जेड बार। अगर कहीं ये लिखा मिले तो उसकी जगह क्या लिख दो, ये लिख दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगी प्रॉपर्टी, तो वो ये है। ठीक है, अब स्टेप करेंगे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन समझ लो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, नोट करो पहले यहां तक नंबर 6 तक, फिर इसका एक स्पेशल केस है वो लिख देता हूं, फिर सवाल वो पढ़ते हैं, आर्गुमेंट इसके बाद फिर करते हैं। तो प्रॉपर्टी याद रखना बहुत आसान, प्रोडक्ट में, डिवाइड में, पावर में सेपरेट कर सकते हैं। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी अपन चाहें तो ग्राफ से समझ सकते हैं कि लेंथ सब जगह सेम होगी, मोड z बोले, मोड z बार बोले, या माइनस मोड z का मोड बोले, या -z बार का मोड बोले। रही बात 6 की, तो इसको अपन चाहें तो प्रूव कर सकते हैं जेड की जगह x + i/y रखकर, तो याद रखने लायक है नहीं कोई। मोड z² = जेड बार, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, ये तीन चीज ऐसी है जो कॉन्जुगेट में भी अप्लाई हो रही थी और ये मॉडुलस में भी अप्लाई हो रही है, बस कॉन्जुगेट में एक्स्ट्रा आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी अलग अलग कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ब्रह्मास्त्र, अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो जेड की जगह क्या रख दो, x + i/y रख के क्वेश्चन को कंटिन्यू करो, आपका आंसर तो आएगा, करते रहो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो अपन बिना जेड की जगह x + i/y रख के क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, भी करते हैं। लास्ट एक और प्रॉपर्टीज की 7 स्टार, जो सबसे ज्यादा काम आएगी। कुछ नहीं, छठी वाली प्रॉपर्टी में क्या करता है कि स्पेशल केस है, 99% क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन की शुरुआत ये होगी, इफ मोड z = 1। ज्यादातर मोड z का वैल्यू क्या देता है, वो 1 देता है, बोलता है मोड z = 1 हो तो बताओ ये प्रूव करो या इसका वैल्यू निकालो। तो देखो इसका स्पेशल केस है जो 7 नंबर डाल के लिख सकते हो चाहो तो। मोड z का वैल्यू जनरली 1 देता है ज्यादातर, तो एक प्रॉपर्टी बना ली अपन, हालांकि वो 6 प्रॉपर्टी है केवल। इसी के नीचे लिखना है 7, एक स्पेशल केस है इफ मोड z = 1। इसका मीनिंग क्या निकला, अगर मोड z = 1 तो मोड z² भी कितना होगा, 1, तो मोड z² भी 1 हुआ, मोड z² 1 हुआ तो बताओ जेड बार भी क्या हुआ, 1 हुआ, तो जेड बार बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/z। 1/z को क्या बोल सकता हूं, जेड इनवर्स। इसका मतलब ये होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 हो तो उसका इनवर्स उसके कॉन्जुगेट के क्या होगा, इक्वल। जैसे मोड z बराबर 1 देगा, मैं पहली लाइन लिखूंगा जेड बार बराबर 1, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, समझ लो जेड बार बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/z, या 1/z की जगह क्या लिख सकता हूं, जेड बार। मेरी इच्छा हो तो जेड बार की जगह 1/z लिख दूं तो भी आंसर आएगा, या 1/z की जगह क्या लिख सकता हूं, जेड बार। कब करना है ये चीज, जब मोड z का वैल्यू क्या हो, 1 हो।
बोले सर मोड जेड का वैल्यू 1 नहीं हो तो 5 हो तो देगा। मोड जेड का वैल्यू मान लो 5 है, कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा ओरिजिनल। तो बताओ क्या लिखूंगा, मोड जेड स्क्वायर बराबर 25। मोड जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जेड, जेड बार बराबर 25। तो जेड बार बराबर क्या हो जाएगा 25 बाई जेड। कर सकते कुछ वैल्यू दे, जनरली क्या देता है 1। लेकिन पहला क्वेश्चन मेरा मोड जेड इक्वल टू 1 से शुरू होगा। तो जब भी मोड जेड इक्वल टू 1 दे, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मोड जेड स्क्वायर बराबर 1, यानी जेड जेड बार बराबर 1, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 1, तो एक नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जेड बार बराबर 1 बाई जेड बोल दो, चाहे जेड बराबर 1 बाई जेड बोल दो, एक ही बात है, ये इधर ले जाओ चाहे नोट कर लो। तो ये कुल मिलाकर 6 ही प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन तो मिक्स आते हैं, उसके लिए मेरे को आर्गुमेंट और पढ़ाना पड़ेगा, तो आर्गुमेंट और देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्जुगेट, मॉडुलस और तीसरा आर्गुमेंट। अगर मैं अभी यहीं पे इसकी बात क्वेश्चन तो मैं कम ले पाऊंगा, मतलब मॉडुलस और कॉन्जुगेट के ले पाऊंगा, आर्गुमेंट मिक्स नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार आर्गुमेंट देखकर फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ताकि तीनों में डिफरेंस भी पता चल जाए कि कॉन्जुगेट क्या था, वो तो मिरर इमेज होता था, मॉडुलस डिस्टेंस कहलाती थी, और अब आर्गुमेंट क्या होता है देखते हैं। आर्गुमेंट का एक और नाम है, कुछ लोग आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं भाई, ओब्लिक लगा के एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो आप। आर्गुमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले एक ही बात। मैं हमेशा आर्गुमेंट बोलूंगा, शीट वाला भी कई जगह आर्गुमेंट ही लिखता है। अब डेफिनेशन की बात करें, पहले सुनो फिर नोट करना। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जब कुछ नहीं पता तो कौन से कोऑर्डिनेट में मानूंगा, फर्स्ट में ये जेड, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, जिसको फुल फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई बोल सकते हैं। क्या डेफिनेशन आर्गुमेंट की, ये कहलाती है रियल एक्सिस, ठीक है। इधर पॉजिटिव रियल, इधर नेगेटिव रियल, इधर पॉजिटिव इमेजनरी, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स। आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या है कि इस वेक्टर ने, ये जो ओजेड नाम का वेक्टर, समझ लो ये वेक्टर, यानी इस लाइन ने, या बोल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाया, ये एंगल मान लो, ये एंगल थोड़े के लिए क्या मान लिया, थीटा। एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, इस लाइन से इस लाइन ने कितना एंगल बनाया, वो क्या कहलाता है, आर्गुमेंट, जिसको अपन कोऑर्डिनेट में स्लोप बोलते हैं। m बराबर tan थीटा, तो tan थीटा में जो थीटा है वो क्या कहलाता है यहाँ, आर्गुमेंट। तो बताओ क्या मैं थीटा नहीं निकाल सकता, यहां से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्या है बताओ, ये y, ये x, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, tan थीटा बराबर y बाई x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई, आ गया आर्गुमेंट। अब लेकिन ये तो आपने तब करा जब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में, क्वेश्चन तो सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। तो आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं, उसका मेथड क्या है वो तो मैं बताऊंगा। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई कि एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट एंड इट्स डिनोटेड बाय argz, आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर amp ऑफ z, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ z। मैं जनरली किससे डिनोट करूंगा, आर्गुमेंट। तो लिखो डेफिनेशन में, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो चाहो तो, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z with respect to positive real axis is called argument and it's denoted by arg of z, यानी argument z, and it's denoted by arg z लिख दो या फिर amp z लिख दो। पढ़ने का तरीका वही, argument of z या amplitude of z। ये डायग्राम बनाओ, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, इस लाइन से इस z ने, इस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, वो एंगल क्या कहलाता है, आर्गुमेंट। जो यहाँ थीटा है, अगर इस थीटा के आगे 10 लगा दिया जाए तो इस लाइन का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, tan थीटा। तो जो चीज वहां स्लोप रोल निभाती कोऑर्डिनेट में, वो यहाँ कौन निभाएगा, आर्गुमेंट। जैसे आगे जाके पढ़ेंगे, दो लाइन पैरेलल कब होगी, कहते हैं ना m1 बराबर m2, यहाँ क्या बोलूंगा, आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ सेकंड लाइन। तो स्लोप का काम करता है tan थीटा। ये तो अपने केवल डेफिनेशन लिखी, अब एक्चुअल मेथड क्या है, आर्गुमेंट निकालते कैसे, बना लो डायग्राम में। अब समझना पहले, आर्गुमेंट में क्या है, दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है प्रिंसिपल, एक होती है जनरल। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन थीटा बराबर 1, तो बताओ आप क्या बोलते हो, थीटा बराबर π/2। क्यों भाई, π/2 के अलावा मैं और दूसरा नहीं बोल सकता, 2π प्लस π/2, 5π/2 वही तो बोल सकता हूँ, नहीं चलेगा, 4π प्लस π/2 तो भी तो बनाएगा नहीं आएगा। तो ये 2n π अगर आप जोड़ रहे हो तो बताओ कौन सी वैल्यू आ रही है, जनरल। प्रिंसिपल वैल्यू तो क्या आ रही है इसकी, π/2। तो कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू और एक होती है जनरल वैल्यू। समझते हैं पहले प्रिंसिपल वैल्यू को। मान लो जैसे ये एंगल है, ये थोड़ा एंगल π/6 दे रखा है, एंगल किस लाइन से गिनते हैं अपन, इस लाइन से। सुना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चले तो कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है शॉर्टकट, जिधर से पास पड़े वो वाला डायरेक्शन में चलना है। मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताओ इस लाइन से एंगल गिनना है, कैसे चलूं, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा एंगल आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस लाइन से एंगल गिनना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलूं कि क्लॉकवाइज चलूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो भी बताओ आंसर क्या आएगा, प्लस में। लेकिन अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, क्लॉकवाइज चलता हूं तो कम, तो कैसे चलूंगा, क्लॉकवाइज। फोर्थ में तो क्लॉकवाइज, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में मैं चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, और थर्ड और फोर्थ में क्लॉकवाइज। तो मेरे को बताओ जब फर्स्ट और सेकंड में तो मैं चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 से π हो सकता है। अगर मैं थर्ड और फोर्थ में हूं तो मैं ऐसे चलूंगा, तो बताओ ये एंगल मिनिमम कितना हो सकता है,
जीरो से माइनस पाई, नॉट 2 पाई, जीरो से माइनस पाई। अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो एग्जैक्टली इस जगह आ गया। अब बताओ मैं कैसे चलूं, एंटी क्लॉकवाइज चलूं कि क्लॉकवाइज, दोनों जगह से बराबर आ रहा है। तो बताओ इस एंगल को कौन सा एंगल बोलोगे आप, पाई बोलते हो या माइनस पाई बोलते हो? पाई बोलते हो। इसका मतलब जब बराबर डिस्टेंस हो तो किसको प्रेफरेंस दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आर्गुमेंट की जो मेन प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई से कहां के बीच में होगी, पाई के बीच में। पाई की तरफ क्लोज होगा, माइनस पाई की तरफ ओपन। क्यों? क्योंकि इस लाइन का एंगल अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं माइनस 180 नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 180। इसलिए माइनस 180 की तरफ क्या लगाया, ओपन, और उसकी तरफ क्या लगाया, क्लोज। हालांकि अलग अलग राइटर का अलग अलग मत है। कुछ लोग प्रिंसिपल वैल्यू को 0 से 2 पाई के बीच में बोलते हैं, जो कि गलत है। जेई मेन वाला हो चाहे एनसीईआरटी वाला, जनरली प्रिंसिपल वैल्यू अपन कहां से कहां के बीच में बोलेंगे, माइनस पाई से पाई। ठीक है, माइनस पाई की तरफ कौन सा आएगा, ओपन, पाई की तरफ क्लोज। मान लो ये एंगल मेरा दे रखा है 3 पाई बाई 4। ये बताओ कितना एंगल आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में। तो अगर मान लो ये एंगल इधर से 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, माइनस 3 पाई बाई 4। मान लो ये एंगल मेरा अल्फा है तो मैं इसको अल्फा नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, माइनस अल्फा। लेकिन अगर ये एंगल मान लो मेरा पाई माइनस अल्फा, तो क्या बोलूंगा इसको, पाई माइनस अल्फा। ये मान लो अल्फा तो क्या बोलूंगा, अल्फा। तो लिखो एक लाइन प्लेस में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी आर्गुमेंट की हमेशा कहां से कहां के बीच में होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, क्लोज इंटरवल। माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, पाई पर क्लोज लगाओ, माइनस पाई पर ओपन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। पूरा खेल प्रिंसिपल का है। अब रही बात कि सर जनरल वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू आ गई तो जनरल वैल्यू कुछ नहीं, क्या करना है, इसमें चक्कर जोड़ना है। चक्कर का मतलब 2 पाई 4 पाई, एक राउंड में कितना एंगल होता है, 2 पाई, एक और कर लिया तो 4 पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करो, 2n पाई जोड़ दो, तो क्या बन जाएगी, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू कभी पूछता ही नहीं है, फिर भी पूछे तो आप तो प्रिंसिपल निकालो। मान लो मेरा आंसर आया पाई बाई 3, तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस पाई बाई 3। तो 2n पाई जोड़ने पर क्या बन जाती है, जनरल वैल्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। मुझे बताया नहीं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालें जनरल, तो कौन सी निकालनी है, हमेशा प्रिंसिपल। तुम्हें ऑप्शन प्रिंसिपल में मिलेगा। अब रही बात कि निकालते कैसे आर्गुमेंट, तो देखना भैया मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, व्हाटएवर, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो सकता है या सेकंड का हो सकता है या थर्ड का या फोर्थ का, मेरे को नहीं पता एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। सबसे पहले इस फॉर्मूले से अल्फा निकालें। फॉर्मूला tan इनवर्स मोड y बाय x। मोड ऑलवेज क्या कर देगा, पॉजिटिव। y नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये tan इनवर्स पॉजिटिव नंबर अगर देखा जाए तो 0 से लेकर कहां के बीच में आएगा, 90। यानी जो आपका अल्फा है ऑलवेज एक्यूट एंगल आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा। कोई सा भी नंबर, मान लो मैंने तो लिखा -1 माइनस आयोटा, तो भी बताओ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1 मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव। tan इनवर्स 1 कितना आएगा, पाई बाय 4। मान लो मैंने तो लिखा -1 प्लस √3 आयोटा, बताओ क्या आएगा, √3 अपॉन -1 मोड क्या हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स √3 कितना, पाई बाय 3। ये ऑलवेज क्या आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा। इससे अल्फा आ गया। अब क्या करना है आपको, आपको देखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट का है। या तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड वाला होगा, या थर्ड वाला होगा, या फोर्थ वाला। बोले पता कैसे चलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू पर। कुछ एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता, मान लो वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो, तो जब कुछ नहीं पता तो कौन से क्वाड्रेंट में मान के चलना है, फर्स्ट में, फिर तो आपका आंसर जो है वही आंसर समझ लो। लेकिन जब पता है तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो जो आर्गुमेंट थीटा, जिसको नाम दे रखा है आपने थीटा, वो अल्फा के क्या होगा, बराबर, क्योंकि वो ये वाला एंगल अल्फा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सुने जाओ, तो जो अल्फा आ रहा है वो ये वाला नहीं, वो ये वाला एंगल अल्फा है, तो अपन तो एंगल यहां से गिनते हैं। तो बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। फिक्स कर लिया हमने कि सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला हो गया, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो जो अल्फा आएगा वो ये वाला अल्फा है, लेकिन अपन को एंगल इधर से गिनना है, शॉर्टकट इधर से। तो बताओ क्या आएगा, माइनस का पाई माइनस अल्फा। समझ लो ऊपर पाई माइनस अल्फा तो नीचे माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ऊपर अल्फा तो नीचे माइनस अल्फा। एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर नोट करना। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि मेरा जेड है -1 माइनस √3 या प्लस √3 आयोटा। मेरे से पूछा जाए कि बताओ आर्गुमेंट जेड क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो भी करेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अल्फा। अल्फा का क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स मोड y बाई x। नेगेटिव तो भी पॉजिटिव जाएगा। tan इनवर्स √3 कितना आया, पाई बाई 3। ये तो मेरा अल्फा है, आंसर नहीं आया। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा। x क्या है, नेगेटिव, y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था, पाई माइनस अल्फा। तो बताओ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। बताओ ये उस इंटरवल में आ रहा नहीं आ रहा, 2 पाई बाई 3 होता है 120 डिग्री, आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल सकते, होल्ड करना। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं बेटा 1 माइनस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब पूछूं इसका बता आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड का है या थर्ड का है, जब तक आपको थीटा नहीं पता, आप नहीं पता पाओगे। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में मान के चलोगे, फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे सीधा, tan इनवर्स मोड, इसका बताओ क्या आएगा, माइनस का मोड प्लस हो जाएगा, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा। इधर 1 माइनस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कट कटा के जो भी आएगा आएगा। तो जब कुछ नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में मान के चलना है, फर्स्ट में। लेकिन अगर मैं बोल देता कि बेटा थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में या 0 से पाई बाई 2 के बीच में, अब तो मैं बता सकता हूं कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बताओ, 0 से पाई बाई 2 sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन आगे क्या आ गया, नेगेटिव। तो y क्या हो गया, नेगेटिव। 0 से पाई बाई 2 के बीच में sin थीटा cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन 1 से तो बड़ा नहीं होगा, तो बताओ ये भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन ये नेगेटिव। पहले x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट का है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा निकाल के क्या लगा दूंगा आगे, माइनस लगा दूंगा। कर सकता हूं। तो जब आपको कुछ नहीं पता तो हमें काम मान के चलना है फर्स्ट में, अगर पता है तो उसके साथ। जैसे यहां पता है x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। नोट करो पहले यहां तक। तो ये तो है आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले से क्या निकालना, अल्फा। फिर डायग्राम बनाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सेकंड का है, दो याद रखने, अल्फा, दूसरा पाई माइनस, ये तो उसका नेगेटिव, माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस अल्फा।
तो आर्ग्यूमेंट पूछता भी है, दिखलवाता भी कई बार आर्ग्यूमेंट। आर के सर की है, आर के सर। तो आर्ग्यूमेंट अपन सबको निकालना आना चाहिए, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जी। जब आप कुछ नहीं पता पाओ कि सर एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है, तो अपन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे। जब डेटा वाला आएगा तो पता चल ही जाएगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट अल्फा के बराबर होगा, सेकंड का पाई माइनस अल्फा, थर्ड वाला ऊपर वाले का नेगेटिव, फोर्थ वाला फर्स्ट वाले का नेगेटिव। ये वैल्यू जो आएगी पक्का है उस इंटरवल में आएगी कि अपन करीब हिसाब से रहें। बोले सर प्रिंसिपल की जगह जनरल पूछे तो क्या जोड़ दो इसमें पीछे, 2n पाई, सिंपल। 2 पाई 4 पाई 6 पाई चक्कर जोड़ते जाओ, जनरल वैल्यू जाएगी। जनरल पूछता ही नहीं, प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलता, और पूछता आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको, प्रिंसिपल ही निकालनी, ऑप्शन प्रिंसिपल में मिलेंगे। तो ये प्रिंसिपल ही है जो अपन निकाल रहे हैं, ये प्रिंसिपल ही आएगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन, ये इसका प्रॉपर मेथड कि कैसे निकालते हैं। पहले अल्फा निकालेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट के बाद पता चल जाएगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा। क्वेश्चन तो भी करेंगे अपन। एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन है बेसिकली जो जेईई मेन में आया 2021 में। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन तो बाद में करूंगा मैं ना, आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन है, ये करते हैं समझने के लिए, ताकि इसका रिवीजन भी हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। देखो 2020 में पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ने थोड़ा जल्दबाजी में गलत जवाब दिया, मैं जल्दबाजी नहीं करें। क्वेश्चन ये पहले भी आया था, पहले कुछ और पूछा था, आज कुछ और। इफ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 4 माइनस आयोटा कोस थीटा, जहां थीटा 0 से 2 पाई, ये थीटा इसकी बात कर रहा है, इज अ प्योरली रियल। कल वाला क्वेश्चन था यार, पहले आया था, प्योरली रियल तो क्या करता था, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करता था। कल तक तो मैं थीटा की वैल्यू पूछता था। आज क्या पूछा इसने, अगर ये प्योरली रियल नंबर है देन पूछा है फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ऑप्शन 1 पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 3/4 टेन इनवर्स 4/3 पाई माइनस टेन इनवर्स 3/4। पहले अपन इसका काम खत्म कर दें, ठीक है। प्योरली रियल है तो इसका क्या कर दें, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दें, ठीक है। तो सर आपने तो अभी तो एक नया मेथड बताया, चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं उसकी। क्या बताया, बताओ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो उसका बार उसी के ही इक्वल कर दें, उससे भी आंसर आ जाएगा, जल्दी आएगा। बल तुमको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करते हैं, अदरवाइज कल परसों क्या था, प्योरली रियल का इसका क्या करूंगा, इमेजिनरी पार्ट। कैसे निकालूंगा इमेजिनरी पार्ट, रेशनलाइज करके, बड़ा बड़ा होता है। तो आप चाहें तो कल तुम मुझसे करो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो। आज वाला मेथड तो मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद करना। करो पहले इससे बताओ थीटा का वैल्यू क्या आता है। जब थीटा का वैल्यू आ जाएगा देखते हैं फिर क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। प्रैक्टिस के लिए आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल, पहले पहला पार्ट कह रहा है कि ये प्योरली रियल है, तो जरा इसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो सब लोग। इसका इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो कर दो। देखो एक रिलेशन आएगा, इमेजिनरी पार्ट इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो और इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो। एक रिलेशन आएगा, आई थिंक 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 0, ऐसा कुछ आना चाहिए। कैसे करते हैं रेशनलाइज, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। अरे कल परसों करवाया था मैंने, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। अब बताओ नीचे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे तो आएगा आपका 16 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर 3 इंटू 4 12 आएगा, दिस इंटू दिस माइनस साइन थीटा cos थीटा। आयोटा की वाली बात करें तो 3 आयोटा cos थीटा 4 आयोटा साइन थीटा, ये आएगा ऊपर। अब बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, दिस अपॉन दिस तो क्या है, रियल, दिस अपॉन दिस इमेजिनरी। कर दो इमेजिनरी पार्ट को जीरो, तो पुराना क्वेश्चन हुआ। तो बताओ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, क्या रिलेशन आएगा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 0 आया। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अगर मैं यहां से सीधा थीटा पूछता तो आपका टेन थीटा का वैल्यू क्या आता, -3/4, तो थीटा बराबर क्या आता, टेन इनवर्स माइनस का 3/4। लेकिन थीटा नहीं पूछा उसने, उसने बोला ये प्योरली रियल है, तो चलो एक रिलेशन आ गया। थीटा तो मैं यहां से निकाल नहीं पाऊंगा, एंगल कितना आएगा तो मेरे को नहीं पता। अब मैं आता हूं मेरे क्वेश्चन पर, ये तो एक रिलेशन आया जो मेरे इससे सोल्व करना। क्या पूछा इसका आर्ग्यूमेंट, अभी तो मेरे को पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पता है ना क्या पता है, 0 से 2 पाई तो पूरा ही हो गया, 0 से 2 पाई में साइन थीटा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, ये भी होता है पॉजिटिव। पता ही नहीं कर पाऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड क्वाड्रेंट का है, थर्ड। लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का सम क्या है, 0। ये 0 कब आ सकता है सम, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो एक बार साइन थीटा को पॉजिटिव बोल दो, cos थीटा को नेगेटिव। तो बताओ साइन थीटा पॉजिटिव cos थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में।
ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव cos थीटा नेगेटिव सेकंड में। साइन थीटा को आपने पॉजिटिव क्यों बोला, cos थीटा को बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो बताओ cos थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव कौन से में, फोर्थ में। इसका मतलब मेरे दो आंसर आने वाले हैं, या तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मान के चलूंगा या फोर्थ में। दोनों आंसर सही है, लेकिन दोनों में से देखना एक ही दे रखा होगा, दूसरा आंसर मैच नहीं होगा, आप देखना। ठीक है, इसका रिलेशन ये हुआ कि ये जीरो तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब साइन थीटा पॉजिटिव cos थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता नहीं था, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ। तो ये तो हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला, और ये हुआ फोर्थ। बोल सकते किसमें माने, अपन दोनों में लेके चलेंगे, दोनों से आंसर निकालेंगे। निकाल रहा हूं, इसका आर्गुमेंट निकाल रहा हूं। आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला बताया, tan इनवर्स मोड y बाई x, क्या आ गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्या निकाला अपन ने, अल्फा, अल्फा बराबर tan इनवर्स। देखना यहां से cos थीटा अपॉन sin थीटा का वैल्यू बोलो, यहां से cos थीटा अपॉन sin थीटा का वैल्यू बोलो, -4/3। ये tan इनवर्स, ये क्या हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा -4/3। ये क्या है आपका, अल्फा आया, नोट नहीं करना, ठीक है। हाँ सही तो है, अरे cos थीटा अपॉन sin थीटा का वैल्यू बोलो यहां से, वैल्यू सही, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर -3/4, -3 cos थीटा 4/3। सही है। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट मान लो एक बार, तो सेकंड में। तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस। तो एक तो आंसर क्या आया, पाई माइनस tan इनवर्स -4/3। एक कौन से मान लो, फोर्थ में। तो बताओ फोर्थ में आंसर माइनस। तो बताओ दूसरा आंसर क्या आया, tan इनवर्स -4। अब देखते हैं देखिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है। पहला क्या कह रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, दूसरा -tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स -1। कौन सा आंसर मैच हो रहा है आपका, बोले सर एक मिनट, हो रहा है, पहला हो रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 क्या है, कौन सा आंसर मैच, tan इनवर्स -x जानते क्या होता है, -tan इनवर्स x। कौन सा आंसर हो गया, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, मेरे ख्याल से ये है tan इनवर्स -4/3। बताओ क्या हो जाएगा, अरे यार सॉरी गलत बोल गया मैं, गलत बोल गया। कर मोड़ लगेगा ना यार, मोड़ लगेगा, मोड़ लगेगा, ठीक अब सही है। अब बताओ क्या हुआ, अल्फा बराबर क्या आया, tan इनवर्स 4/3। मोड़ लगाना भूल गए, मेन तो मोड़ ही पूरा खेल दो। अब बोलो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर बोलो क्या, पाई माइनस 10। ठीक है आप लोग, फोर्थ का आंसर बोलो -tan इनवर्स 4। अब बताओ क्या, तो एक तो आंसर इसका पाई -tan इनवर्स 4/3, दूसरा था -tan इनवर्स 4/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो वो भी सही हो, नोट करो सही, मोड़ लगाना भूल गया। बाकी एक चीज और पढ़ेगी आपने, tan इनवर्स -x बाई -tan इनवर्स x के बराबर नहीं होता, कभी पाई माइनस होता है, कभी माइनस पाई। किस पे डिपेंड करता है, x पर, कभी x ग्रेटर देन 1, कभी x 0 से 1 के बीच में मोड़ लगता है, नोट करो। तो ये क्वेश्चन आया, अदरवाइज तो मैं कर ही नहीं पाता, मेरे को क्वाड्रेंट नहीं पता चलता। तो क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करा, या तो सेकंड या फोर्थ। तो जब आपको कुछ नहीं पता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलेंगे, लेकिन आपको पता चल गया इन दोनों का सम 0 तभी आएगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दो आंसर इसके, एक तो है पाई -tan इनवर्स 4/3 और दूसरा था -tan इनवर्स 4/3, जो कि ऑप्शन में नहीं। मोड़ भूल गया था मैं पहले, मोड़ आया। तो मैं कहना चाहता हूं आर्गुमेंट पूछता भी, जनरली आर्गुमेंट निकलवाता कई बार। तो मेरे ख्याल से ये भी पता हो कि 4/3 कितने की वैल्यू थी, 53 डिग्री, 10 थीटा होता ना 4/3 53 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लिखना अपन। बोलो जेड से करूं, जेड जेड अब सारे क्वेश्चन उससे करूंगा मैं भी थोड़ी देर बाद, ये तो अभी मैंने पूरा मेरे बता रहा हूं भाई। अभी मैंने प्योरली रियल के लिए क्या करा, इमेजिनरी पार्ट 0 का, ये अभी लास्ट कर रहा हूं। इसके बाद तो मैं हमेशा क्या करूंगा, एडवांस टेक्निक लगाऊंगा। प्योरली रियल का मतलब इसका बार इसी के ही बराबर। अभी सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे देखना, मैं करूंगा, अभी करके दिखा रहा हूं इसको ऐसे ही। ये था अपना 3 प्लस आयोटा कोस साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कोस, ये जेड है। ये प्योरली रियल, तो इसका बार इसी के ही बराबर। इसका बार बोलो, ऊपर वाले का बार ऊपर, नीचे वाले का बार नीचे। बार की प्रॉपर्टी पड़ी थी अपन, ऊपर वाले का बार ऊपर, नीचे वाले का नीचे। ये इसका बार हो गया इसी के बराबर। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 4 जा 12, 12 दिस इनटू 3 आयोटा कोस थीटा, नोट करना, देखना है 4 आयोटा साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इधर बताओ 4 3 जा 12, माइनस करा मल्टीप्लाई, -4 आयोटा साइन थीटा, सही है। इसे करा -3 आयोटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा कोस थीटा, 12 से 12, ठीक है। साइन थीटा कोस आएगा ना, हट गया, सबको उधर ले गया। अब सबको जोड़ दो, ये देखो 4 माइनस का सीधा उधर गया तो कितना हो गया बताओ, ये 8 आयोटा साइन थीटा। ये उधर ले जाओ 3 आयोटा कोस थीटा, 6 आयोटा कोस थीटा। तो बताओ क्या आ गया यहाँ से, 8 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा बराबर 0। ये रहा 8 साइन थीटा प्लस 2 से डिवाइड कर दो, 4 साइन थीटा प्लस 3 सेम आएगा। तो मैं अब ऐसे ही करूंगा, अभी तो मैंने बताया पुराना। अब लेकिन मैं देखना, जब भी बोलेगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर W प्योरली रियल, तो क्या करूंगा, उसका बार उसी के बराबर। बोले प्योरली इमेजनरी, उसका बार नेगेटिव, तो मैं पार्ट निकालने से बच जाऊं। ठीक करते हैं भी अपन, पहले एक बार उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो इसका मतलब मैं मॉडल ये क्या नाम है, आर्गुमेंट तो निकाल सकता हूं, चाहे मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट पता हो या ना पता हो। नहीं पता हो तो कौन से मान के चलूंगा, फर्स्ट में, और पता है तो उसी में मान के चलूंगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ के बाद फंस जाता है, समझ नहीं पाता कि कौन सा क्वाड्रेंट लूं। भाई दो चीजों का सम 0 कब आएगा, जब एक पॉजिटिव एक, या तो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा बराबर आ गया बेटा, जैसे मान लो क्या -3 थीटा। अब इसको कैसे पता कि साइन थीटा को पॉजिटिव लूं कि cos थीटा को पॉजिटिव लूं। साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/tan थीटा 3/4, ये आ गया 5। अब साइन थीटा को क्या -3/5 लूं, क्यों, ये यहाँ तेने माइनस लिया, इसके लिए यहाँ लगा दो माइनस।
इसे बोल सकता हूँ। फिर आप साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, पहले साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई तो आप नहीं पाओ। ठीक है, आपने 3/-3/4 को -3/4 ही बोल सकता हूँ, 3/-4 बोल सकता हूँ। आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो कैसे पता करूं साइन थीटा को पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? वो लेते हैं एंगल पर, वो क्वाड्रेंट बदल जाएगा। साइन थीटा पॉजिटिव लिया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, cos थीटा पॉजिटिव लिया फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। यहां का आंसर लगाएगा, यहां का लगाएगा, तो दोनों केस लेंगे। नेक्स्ट एक टेबल गिनते हैं कितना पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? वो लेते हैं एंगल पर, वो क्वाड्रेंट बदल जाएगा। साइन थीटा पॉजिटिव लिया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, cos थीटा पॉजिटिव लिया फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। यहां का आंसर लगाएगा, यहां का लगाएगा, तो दोनों केस लेंगे। नेक्स्ट एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मान लो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर न 3+4 आयोटा न 3-4 आयोटा, यानी प्योरली रियल नंबर हो, मैं आपसे पूछूं बताओ 2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? बोले इसमें आयोटा ही नहीं, कोई बात नहीं, आयोटा नहीं तो बताओ क्या होगा? 2 वाला नंबर कहां लाई करेगा? यहाँ इस जगह पॉजिटिव नंबर, बता इसका आर्ग्यूमेंट इस लाइन से गिनते कितना होगा? 0। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, देखो पहले इधर तो लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर बना रहा हूं उसका ग्राफ, ये बहुत काम आएगा कोऑर्डिनेट में अपने भी। इधर लिख रहा हूं उसका आर्ग्यूमेंट, सुनना पहले। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है तो बताओ पॉजिटिव रियल नंबर कहां लाई करेंगे? इस लाइन पर। और एंगल भी जैसे गिनते हैं कितना? 0। तो याद रखो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑलवेज क्या होगा? 0। तुम फॉर्मूले से करोगे तो भी 0। सुने जाओ, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर का ग्राफ बनाओ तो यहां लाई करेंगे नहीं करेंगे? आर्ग्यूमेंट यहां से गिनते हैं कितना होगा? पाई। याद रखना नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑलवेज पाई होता है। चलो जी, पॉजिटिव रियल हो गया, नेगेटिव रियल हो गया। अब प्लस वाले इमेजनरी, प्लस वाले आयोटा, प्लस आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, प्लस वाले इमेजनरी बताओ यहां लाइन करेंगे नहीं करेंगे? आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, एंगल यहां से गिनते हैं कितना? पाई/2। ये तो अपने सबसे ज्यादा काम आएगा। आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? पाई/2। आप फॉर्मूले से करो तो भी पाई/2। माइनस वाले इमेजनरी नंबर बताओ कहां लाई करेंगे? यहां। तो बताओ एंगल किधर से गिनूंगा? इधर से। क्या हो जाएगा ये? माइनस। सुनिए जाना, अब ना मेरा नंबर पॉजिटिव रियल हो, ना नेगेटिव रियल हो, ना पॉजिटिव इमेजनरी हो, ना नेगेटिव इमेजनरी हो, बोले कौन सा? 0 हो। अब 0 का चक्कर पड़ेगा, 0 तो कहां लाई करेगा? यहाँ। अब इसका आर्गुमेंट कैसे निकालूं? 0 का मतलब x भी 0 और y भी 0। जब आप tan इनवर्स y x करोगे तो 0/0 आएगा। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइन। तो 0 का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। ये कोई याद रखने लायक नहीं, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव नंबर यहाँ लाई करेगा। तो इसका यूज क्या है? यूज तो भी कोऑर्डिनेट में आएगा, अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन देखना एक सिंपल सा एग्जांपल समझना फिर नोट करना। मान लो मैंने पूछा आर्गुमेंट ऑफ मोड 3 - 11 आयोटा अपॉन 7 + √13 आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब कुछ लोग तो कहते हैं, पहला स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको अंदर वाले को रैशनलाइज कर दूंगा। सबसे बड़ा बेवकूफ है, आंसर तो आएगा उसके, पक्का है। सबसे बड़ा बेवकूफ मेरी नजर में तो अगर वो रैशनलाइज कर रहा है। दूसरा थोड़ा दिमाग वाला है कि सर मैं क्या करूंगा, मोड को ब्रेक कर दूंगा, ऊपर वाले का मोड ऊपर, नीचे वाले का। आंसर तो इसके आएगा, थोड़ा उससे कम बेवकूफ है। तीसरा ओरली जवाब देगा, बोले क्या कि सर मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट तो क्या होता है? 0 होता है, डायरेक्ट है। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट ऑलवेज क्या होगा? 0। मोड कभी नेगेटिव नहीं होता। बोले मोड 0 भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 0 किसका मोड होता है? 0 का। क्या आपको 0 दिख रहा है अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर? फॉर एग्जांपल जैसे अपनी शीट में रखा है कि आर्गुमेंट ऑफ 2 - √5 क्या होगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मिस प्रिंट है, आप आयोटा लिखना भूल गए। नहीं, आयोटा लिखना नहीं भूला, आयोटा लिखना भूल जाता। ये कौन सा नंबर है? रियल। अब रियल में पॉजिटिव है नेगेटिव है? √5 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब कौन सा नंबर है? नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या लिखूंगा? सीधा पाई। इस तरह से इसका यूज करेंगे अपन, आगे भी काम आएगा। तो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है, नोट करो। नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट पाई होता है। मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया आपको, आप फॉर्मूले से करो तो भी आएगा, लेकिन मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं? सिंपल सा, ये बेसिकली 2 - √5, √5 होता है 2.2 समथिंग, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट पाई, पॉजिटिव का 0, प्लस वाले आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा पॉजिटिव इमेजनरी पाई/2, नेगेटिव वाली इमेजनरी का आर्गुमेंट -पाई/2। कोई मैं मन से निकला, मैं तो ग्राफ बना के देख रहा हूं, एंगल गिन रहा हूं। जब क्लॉकवाइज चलता हूं तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन बोलता हूं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। 0 का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, पूछा जाए तो नॉट डिफाइन। तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन देखी, कैसे फाइंड करते हैं मेथड देख लिया अपन ने। कुछ सेलेक्टेड नंबर का आर्गुमेंट तो अपन डायरेक्ट इस टेबल से बता सकते हैं। पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, पॉजिटिव इमेजनरी, नेगेटिव इमेजनरी। ज्यादातर आयोटा का आर्गुमेंट अपने बहुत काम आएगा, पाई/2। इसका रीजन लिखना, बिकॉज मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। सो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर मॉडुलस तो डिस्टेंस बहुत इजी था। कॉन्जुगेट तो मॉडल केवल 12 लगाना था, साइन बदलना था। आर्गुमेंट ऐसा है जिसमें थोड़ा निकालना पड़ता है, पूरा अल्फा निकालना पड़ता है, क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। अब इसका लास्ट हेडिंग क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टीज। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज इतनी काम की नहीं है, भी सिंपल 3 प्रॉपर्टी गिनती की। काम की प्रॉपर्टी तो अपनी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। फिर भी देखते हैं आर्गुमेंट की क्या होती है प्रॉपर्टीज। अगर मैं यहाँ आयोटा लगा देता पीछे, फिर तो प्रॉपर तरीके से करता। पहले क्या निकालता? अल्फा, tan इनवर्स √5/2। फिर क्वाड्रेंट देखता, x पॉजिटिव y नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता? -अल्फा हो जाता। आयोटा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो फॉर्मुला लगाना तो भाई देखो, भैया फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव। प्रॉपर्टीज,
ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज देखनी पहले फिर नोट करना। गिनती की 3 प्रॉपर्टीज है, याद रखना भी आसान। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और पावर में। लोगरिथम की तरह वर्क करता है। जैसे लॉग मल्टीप्लाई में बताओ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। लॉग एम एन, जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। डिवाइड में क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। पावर में कहां जाती है पावर? आगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी गिनती की, इसको अपन लॉग की तरह ध्यान। बोले ऐसा क्यों होता है? उसके लिए तो थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा। भी अपन पढ़ेंगे आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ऐसे दूसरा आएगा Z2 R e की पावर आयोटा थीटा 2। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर बताओ, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी? ऐड, लेते हैं आर्गुमेंट ऐड हो जाता है। डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, पावर आगे निकल। गिनती की 3 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कभी लगाऊंगा इन्हीं में प्रॉपर्टी, देखना है पहले अब नोट करके। अब चक्कर क्या पड़ता है इसमें देखो, प्रॉपर्टी क्यों मना करते हैं। याद रखना आसान, मल्टीप्लाई में सम हो गया, ऐड हो गया, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो गया, पावर आगे आगे। जैसे मैं आपसे पूछूं आर्गुमेंट जेड स्क्वायर, तो बताओ 2 कहां जाएगा? आगे 2 इंटू आर्गुमेंट जेड। समझ आप क्या कहना चाहता हूं मैं? मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, जिसका आर्गुमेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो, कुछ भी मान लिया, 120 डिग्री, पाई बाई 3, या सॉरी 2 पाई बाई 3 बोल सकता हूं। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट है मान लो 150 डिग्री। आपने कहा मल्टीप्लाई में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो बताओ दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 270 डिग्री आएगा। 270 डिग्री तो 180 डिग्री को क्रॉस कर गया। आर्गुमेंट की जनरली कौन सी वैल्यू लिखता हूं मैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू मिला ही नहीं करा, आपका आंसर तो 270 डिग्री आ गया, यानी पाई से बड़ा आ गया। ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं आपको। ऑप्शन तो हमेशा पक्का है किस फॉर्म में देता है? प्रिंसिपल वैल्यू में। अब चक्कर पड़ गया, मेरी प्रॉपर्टी तो फेल होगी। आपने कहा आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, मान लो Z1 का आर्गुमेंट 2 पाई बाई 3 है, Z2 का आर्गुमेंट जो भी होता है 3 पाई बाई 5 जो भी होता है वो है। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये तो 270 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा जाएगा। तो घबराए नहीं, आपको आंसर तो किसमें लाना है? प्रिंसिपल वैल्यू में लाना है। तो इसके पीछे क्या करते हैं? प्लस माइनस 2n पाई कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए। कौन सा चीज बैलेंस करने के लिए? प्रिंसिपल वैल्यू मानने के लिए। बोले कैसे करोगे अब आप? अब बताओ इन दोनों का सम कितना आया? 270 आया। अगर मैं पीछे प्लस 2 पाई करता हूं, 360 करता हूं, तो बताओ और ज्यादा आएगा। क्या कर दूं? माइनस 360। जरा 270 माइनस 360 करना क्या आएगा? माइनस पाई बाई 2। तो बताओ माइनस पाई बाई 2 मेरी रेंज में आएगा नहीं आएगा? तो ये प्लस माइनस 2n पाई मैं समझ लगे प्रिंसिपल जनरल वैल्यू लाने के लिए कर रहा हूं। नहीं क्या कर रहा हूं? बैलेंस करने के लिए। मैं चाहता हूं मेरा आंसर किस में आ जाए? प्रिंसिपल में। तो अगर आपकी लिमिट ज्यादा निकल जाए तो आप पीछे क्या कर दो? प्लस 2 पाई या माइनस 2 पाई, यानी प्लस माइनस 2n पाई, जहां n 1 है, 2 है, 3 है, 0 है। मान लो मेरा आंसर तो आ गया माइनस 270, तो बताओ क्या कर दूंगा? प्लस 2 पाई, क्या हो जाएगा? 360 जोड़ूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा? 90। कुल मिलाकर आपको आंसर तो ऑलवेज कौन सी लिमिट में बोलना है? माइनस 180 से 180 में। चाहे उसके लिए 2 पाई जोड़ना पड़े, चाहे 2 पाई घटाना पड़े, चाहे 4 पाई जोड़ना पड़े, चाहे, याद हो तुमने देखा होगा साइन इनवर्स साइन एक्स। बताओ क्या एक्स के बराबर होता है? क्या नहीं होता? तुमने देखा ना, रेंज में लाते हैं पर स्केच में, इसलिए जोड़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपको आंसर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में बोलना पड़ेगा। अगर कुछ ज्यादा कम है तो उसमें क्या करो? 2 पाई जोड़ दो या 2 पाई घटा दो। सबके पीछे प्लस माइनस 2n पाई, इसलिए हम लगाते हैं। बोले फिर क्या करोगे आप? मैं तो देखना क्वेश्चन ग्राफ से करूंगा, बताऊंगा भी थोड़ी देर। अब ये 3 प्रॉपर्टी तो इतनी सी है, चौथी तो मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं। अगर मैं पूछूं आपसे आर्गुमेंट आयोटा जेड क्या होगा, तो क्या इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर लूं? आर्गुमेंट आयोटा प्लस आर्गुमेंट जेड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? पाई बाई 2। इसके लिए क्या लिख दूं? पाई बाई 2। तो एक चीज मेरे समझ में आई, जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके आर्गुमेंट में कितने का इंक्रीमेंट हो जाता है? पाई बाई। या यूं बोले वो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाता है कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। अगर मैं माइनस आयोटा से करता तो यहाँ आता माइनस आयोटा माइनस पाई बाई 2। रोटेट तो मैं भी 90 डिग्री से करता, लेकिन कौन सी में? क्लॉकवाइज में। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री से घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब माइनस 90 से, या बोले 90 से कैसे घुमा दो? क्लॉकवाइज। देखना, मान लो ये जेड है, अब मैं आयोटा जेड वाली लाइन बनाना चाहता हूं, तो बताओ क्या करूं? इस लाइन को 90 डिग्री से घुमा दूं। ये 90 डिग्री से घुमा दिया, यानी दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90। तो बताओ इस पॉइंट का नाम क्या होगा? आयोटा जेड। जब ये आयोटा जेड है तो इसका अपोजिट बताओ क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा जेड। तो बताओ उधर 90 तो भी 90 होगा, लेकिन कौन सी लाइन घुमा दिया आपने? क्लॉकवाइज। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितने डिग्री से घुमाना? 90 से। क्यों? बिकॉज आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? पाई बाई। कल परसों आएगा ओमेगा का आर्गुमेंट होता है 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3। ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितने डिग्री से घुमाना? 120 डिग्री से। आयोटा से मतलब 90। बताऊंगा ओमेगा में, अभी तो फिलहाल आयोटा का नोट। आयोटा का आर्गुमेंट पाई बाई 2 है, इसलिए यहां लिखा मैंने पाई बाई 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितने डिग्री से घुमाना? 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो प्रॉपर्टी तो मैंने कहा ना गिनी चुनी है 3 प्रॉपर्टी, चौथी तो मैंने ऐसे लिखी है। अब एक मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, समझना उस ग्राफ को कैसे, जो अपने क्वेश्चन में काम आएगा। फिर क्वेश्चन करता हूं, उसको याद नहीं करना क्योंकि वो ग्राफ क्वेश्चन पे डिपेंड है। क्वेश्चन ने थोड़ा क्वाड्रेंट बदल दिया, आंसर बदल जाएगा, उसके हिसाब से बनाएंगे। देखते हैं पहले क्या होता है। देखो बोर्ड पे देखना। तो अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के बारे में कुछ नहीं पता तो कौन से क्वाड्रेंट में मानूंगा? फर्स्ट में। तो देखो यहाँ आता है जेड, जब कुछ नहीं पता जेड, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? बोलो जेड बार। वहां जेड, तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस जेड। यहाँ क्या बनेगा? माइनस जेड बार। यहाँ का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो यहाँ का माइनस थीटा। एल्फा बोलो तो माइनस, नाम क्या रखा है? फाई रखो, थीटा रखो। तो बताओ यहाँ का पाई माइनस थीटा, यहाँ का माइनस पाई माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? इन सबकी लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? मोड जेड। मोड जेड बार
मोड माइनस जेड वन। लेंथ सब जगह बराबर है, या बोले कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं या बोले एंगल बदल रहा है। यहाँ थीटा तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा। अब एक लाइन और ड्रॉ करना चाहता हूं मैं आयोटा जेड वाली। अगर ये जेड है तो आयोटा जेड बनाओ, अभी बना के बताइए क्या करूं इस लाइन को 90 से घुमाओ, तो हो सकता है इसके पहले इसके बाद कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आस्ते में बना दिए। बताओ इस लाइन का नाम क्या दे दूं, आयोटा जेड। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ पाई बाई 2। तो बताओ इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी बताया भी था आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर कितने डिग्री से घूम जाता है 90 से। तो अगर ये आयोटा जेड वाली लाइन है तो बताओ इसके अपोजिट में वाली लाइन क्या हो जाएगी माइनस आयोटा जेड। तो बना लो ये डायग्राम, इसमें जेड भी आ गया जेड बार भी आ गया। क्वेश्चन में कैसे काम आता है बताता हूं। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री से घुमाना। बाकी जेड पता है जेड बार पता है, लेकिन ये डायग्राम ये मान के बनाया गया है कि मेरा जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट में। क्वेश्चन वाला कहेगा कि मेरा जेड तो थर्ड में है, तो मैं थर्ड में मान के बनाऊंगा। देखना भी क्वेश्चन का, ये वेक्टर जेड तो ये वाला वेक्टर जेड बार, या समझ इसकी मिरर इमेज। इधर जेड तो ओरिजिन का पोजीशन उसका माइनस जेड, इधर जेड बार इधर माइनस जेड बार। आर्गुमेंट क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान लो अल्फा या थीटा बोल दें, तो दूसरे का इसका माइनस थीटा, चौथे इसका पाई माइनस थीटा, इसका माइनस पाई माइनस थीटा। तो इसमें आर्गुमेंट भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया, आपका बार भी आ गया। तो अपन प्रॉपर्टी नहीं लगाकर हमेशा डायग्राम बना के करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टी लगाई तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 पाई जोड़ के या 2 पाई घटा के। अब किसी के दिमाग में चलाओ सर अगर जेड मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देकर सेकंड में देता तो आप क्या करते? तो देखो यहाँ दिया जेड, यहाँ जेड तो बताओ यहाँ जेड बार, बोले यहाँ तो पिछली बार माइनस जेड था, जेड यहाँ तो मेरे इमेज यहाँ जेड तो बताओ यहाँ माइनस जेड, यहाँ माइनस जेड तो यहाँ का आर्गुमेंट थीटा। आर्गुमेंट क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है जेड पे नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट थीटा, सेकंड का पाई माइनस थीटा, थर्ड का माइनस पाई माइनस थीटा, यहाँ का माइनस थीटा। चाहे जेड कहीं भी दे आर्गुमेंट तो क्वाड्रेंट होगा थीटा। तो देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन हमने शीट में दे रखा, फिर मेन क्वेश्चन एग्जांपल देखो। इफ आर्गुमेंट जेड इज लेस देन, यहाँ जेड तो बताओ यहाँ माइनस जेड, यहाँ माइनस जेड तो यहाँ का आर्गुमेंट थीटा। आर्गुमेंट क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है जेड पे नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट थीटा, सेकंड का पाई माइनस थीटा, थर्ड का माइनस पाई माइनस थीटा, यहाँ का माइनस थीटा। चाहे जेड कहीं भी दे आर्गुमेंट तो क्वाड्रेंट होगा थीटा। तो देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन हमने शीट में दे रखा, फिर मेन क्वेश्चन एग्जांपल देखो। इफ आर्गुमेंट जेड इज लेस देन, इफ आर्गुमेंट जेड इज लेस देन 0, शीट में दे भी रखा है शायद ये क्वेश्चन, देन फाइंड द आर्गुमेंट, एक मिनट देना शीट में देना बेटा। आर्गुमेंट जेड इज लेस देन 0, देन फाइंड द आर्गुमेंट जेड then find the argument z minus argument minus z। अब शायद हो सकता है माइनस जेड पहले होगा जेड बाद में, जो भी हो देखते हैं। इसमें नहीं रखा है, देखते हैं क्या होता है। देखो इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। हो सकता है माइनस जेड इधर हो जेड इधर हो, मैंने गलत लिख दिया, चेंज कर दूंगा बाद में, देखते हैं पता चल जाएगा। अब आपने कहा कि सर मैं तो प्रॉपर्टी लगा दूं log m माइनस log n, नहीं नहीं नहीं, वो जो प्रॉपर्टी लगाई है मैंने सब, उसमें ये माना गया है कि मेरा जेड किस में लाई कर रहा है फर्स्ट में, ठीक है। लेकिन अभी आपका जेड फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा। बोले कैसे पता चला आपको? क्या लिख रहा है यहाँ पर? आर्गुमेंट जेड क्या है 0 से छोटा यानी क्या नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट नेगेटिव होता है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? थर्ड में होता है या फोर्थ में? तो आप जेड अगर फर्स्ट में मान रहे हो तो गलत आंसर आएगा। किसमें सही हो आज मंडे वो बात अलग आ जाए, तुक्का बैठ जाए। सेकंड में मान रहे हो तो गलत आएगा। आपको जेड या तो थर्ड में लेना पड़ेगा या फोर्थ में। बोले किसमें ले, किसमें लो आंसर सेम आएगा, चाहे थर्ड में लो चाहे फोर्थ में, मैं दोनों में लेके दिखाऊंगा। लेकिन अगर फर्स्ट में लिया तो गलती से आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो बताओ जेड मैंने किसमें ले लिया बताओ? फोर्थ में, क्योंकि आर्गुमेंट जेड क्या दे रखा है नेगेटिव। अगर ये नहीं देता तो मैं पक्का किसमें मान के चलता? फर्स्ट में मान के चलता, डायरेक्ट आंसर लाता, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी प्रॉपर्टी तो कभी नहीं लगाऊंगा, मैं तो हमेशा ग्राफ बना के करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि आर्गुमेंट जेड नेगेटिव है, इसका मतलब जेड ऐसा है जिसका एंगल नेगेटिव है। एंगल नेगेटिव फोर्थ में आता है या थर्ड में आता है? फर्स्ट और सेकंड में क्या आता है? पॉजिटिव। अब देखना यहाँ जेड तो बताओ यहाँ कौन आएगा? जेड बार। अपन को जेड बार नहीं चाहिए, क्या चाहिए? माइनस जेड। यहाँ जेड तो बताओ यहाँ माइनस जेड आएगा। यहाँ का आर्गुमेंट बोलना
बताया तो आर्गुमेंट बोलो यहाँ का माइनस थीटा, आर्गुमेंट क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ये माइनस थीटा, यहाँ का बोलो पाई माइनस थीटा, बताओ आर्गुमेंट जेड का वैल्यू बोलो वहां से माइनस थीटा, यहाँ बोलो माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है गलत लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस जेड था, अब सही है, यहाँ जेड था, अब सही। अब बताओ माइनस जेड का आर्गुमेंट बोलो क्या है, पाई माइनस थीटा, आर्गुमेंट जेड बोलो क्या है वहां से माइनस माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया पाई। ये एडवांस क्वेश्चन शीट में हो सकता है, नहीं देखा पुराना क्वेश्चन था इसलिए नहीं, क्वेश्चन भी सही कर लेना, ऊपर पहले माइनस जेड था बाद में जेड, तो मैं हर बार ग्राफ बना के ही करूंगा, ठीक है। ये कहा इसने आर्गुमेंट जेड नेगेटिव है, इसका मतलब जेड जो है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, बोले तो थर्ड में मान के दिखाओ, मान के दिखा रहा हूं, देखना भी सेम आंसर है, बोले फर्स्ट में मान के दिखाओ, गलत आए, लेकिन उस गलत को आप बैलेंस कर सकते हो, 2 पाई जोड़कर 2n पाई जोड़कर, ये कैसे आया पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी बेटा अपन ने कहा था कि अगर आर्गुमेंट आयोटा जेड बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर्गुमेंट आयोटा प्लस आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट आयोटा क्या होता है पाई बाई 2, आर्गुमेंट जेड क्या दे रखा है थीटा, तो बता क्या बन गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका थीटा है तो बता इसका क्या बन गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक, देखो पाई बाई 2 आर्गुमेंट जेड को किस नाम से बुला रखा है थीटा, इसका तो मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, कर सकते हैं, बोले आप थर्ड में मान के दिखाओ, चलो थर्ड में मान के दिखा रहा हूं उसको, बताओ जेड का मान लूं थर्ड में, यहाँ जेड तो माइनस जेड किधर आएगा ऊपर आएगा, सोच के बोलना भाई, यहाँ वाला आर्गुमेंट बोलो थीटा, वेरी गुड, यहाँ वाला बोलो माइनस फाइव, पूछा क्या है मेरे से आर्गुमेंट माइनस जेड, आर्गुमेंट माइनस जेड बोलो यहाँ से थीटा, माइनस ये वाला आर्गुमेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बताओ वापस कट के थीटा थीटा क्या आएगा पाई आएगा, आएगा 100% अगर आपने सही किया, ठीक है। तो अपन जो बोला वैसे करेंगे, अगर मान लो ये देता ही नहीं तो पक्का है फिर तो क्या मानता मैं फर्स्ट में मान के चलता, लेकिन उसने दे दिया, अब करते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल था, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 पीछे हो गया अपन बहुत यार, उसमें मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन करवा दिया उसके बाद पूरा हुआ, और इसमें थ्योरी पहले कल दिखा दी थी आधी, लेकिन सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है भाई पहला, इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 इक्वल टू मोड Z3 इक्वल टू 1, सबके मोड क्या दे रखे हैं 1, जैसे ही मोड Z बराबर 1 दे, दिमाग में वो 7 स्टार प्रॉपर्टी जेड जेड बार इक्वल टू 1, तो जेड बार इक्वल टू 1 बाई जेड, वही काम आई, ठीक है। देन पूछा है कॉमन क्वेश्चन सबसे पॉपुलर, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 इनवर्स Z2 इनवर्स Z3 इनवर्स, इसका मोड क्या होगा। क्वेश्चन तो ये एक स्टेप का है, लेकिन देखना 4 प्रॉपर्टी लगेगी एक स्टेप में, और बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ऑप्शन है क्या इसका वैल्यू 1 होगा, क्या लेस देन 1 होगा, क्या ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसे ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखना आपको, अब बोर्ड पे देखना, ठीक है। एक लाइन सीधा आंसर लिखूंगा, लेकिन आया कैसे देखना, 1 आएगा। क्या करते हैं, जैसे ही मोड जेड 1 दे, दिमाग में 7 स्टार प्रॉपर्टी लाओ, मोड जेड बराबर 1, तो जेड जेड बार बराबर 1, तो जेड बार बराबर 1 बाई, ये अपन जानते हैं, ठीक है। अब देखो मोड का क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, बोर्ड पे देखना भाई, ये मोड को ब्रेक कर दिया, ऊपर वाले का मोड ऊपर, नीचे वाले का मोड नीचे, देखे जाओ। Z1 इनवर्स बताओ 1 अपॉन जेड को क्या लिख सकता हूं जेड बार, तो Z1 इनवर्स को क्या बोल सकता हूं Z1 बार, क्यों Z1 का मोड क्या है 1, तो Z1 बार। Z2 इनवर्स बताओ क्या हो जाएगा उससे Z2 बार, Z3 इनवर्स Z3 बार, बार को बार बार लिखूं या एक बार लिखूं, ये जेड तो ये क्या है जेड बार, जेड का मोड बोलूं या जेड बार का, दोनों क्या हो गए कट गए, आंसर बना, ठीक है। जबकि प्रॉपर्टी क्या लगी देखो, एक तो लगाई जेड का मोड बोले और दूसरा जेड बार का, दोनों मोड क्या होंगे सेम, एक लगाई मैंने बार को बार बार लिखे या एक साथ लिखे वो लगाई, और दूसरी 7 स्टार प्रॉपर्टी लगाई, मोड जेड बार बराबर जेड जेड बार बराबर 1, तो जेड बार बराबर 1 बाई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हर बार 1 बाई जेड 1 बार होगा, नहीं, कब होता है जब उसका मोड क्या हो 1 हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 हो तो उसका रेसिप्रोकल उसके बार के बराबर होता है, तो बताओ 1 अपॉन जेड 1 अब मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, नोट करो पहले इसको, ब्रेक करो, ऊपर वाले का मोड ऊपर लिख दो, नीचे वाले का मोड नीचे लिख दो, और Z1 इनवर्स को Z2 बार भी लिख दो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बार को अपन एक साथ लिखें या अलग अलग करके लिखें एक ही बात, और तीसरा स्टेप में दोनों को काट दो, रीजन दे दो, बिकॉज मोड Z इक्वल टू मोड Z बार, जेड का मोड बोलो या जेड बार का मोड बोलो, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z4 n तक भी दे सकता है, तो बोलता है सबका मोड 1 है, आंसर वही आएगा 1। तो जैसे ही मोड जेड का वैल्यू 1 दे, ये 7 स्टार प्रॉपर्टी काम आएगी। अब देखना 90% क्वेश्चन में आपको शुरुआत यही होगी, मोड जेड बराबर 1 ज्यादातर। तो क्वेश्चन तो 2 स्टेप का था, इनवर्स को बार में बदल दिया, बार को बार बार लिखें या एक साथ लिखें। नेक्स्ट, ये इससे ज्यादा पॉपुलर है, एनसीईआरटी में भी था, आपने देखा होगा क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 के नाम दे दिया मैंने अल्फा और बीटा, ऐसे घुमा घुमा दिया, कभी Z1 Z2 कभी अल्फा बीटा कभी W अल्फा, कुछ भी दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड मोड बीटा इक्वल टू 1, फिर दिमाग में एक ही चीज, मोड बीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब बीटा बीटा बार बराबर 1, इसका मतलब बीटा बार बराबर 1 बाई बीटा, कुछ भी लिख सकता हूं, देखते हैं। तो पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा
अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। आर डी शर्मा में हुआ करता था, इलेवन में देखा आपने क्वेश्चन, ठीक है। 1 देखते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। फिर देखना सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही। पहला स्टेप तो उसने क्या दिया, मोड बीटा इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग क्या निकालू, मोड बीटा इक्वल टू 1 का मतलब बीटा बीटा बार बराबर 1। अब यहां से मेरे पास तीन मीनिंग निकलते हैं, देखना। मेरी इच्छा हो तो मैं बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 बाई बीटा बार, या बीटा बार की जगह 1 बाई बीटा, या 1 की जगह ही बीटा बीटा बार, तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो। तुम्हारे पिक्चर में क्या काम आ रहा है, बीटा, तो बताओ बीटा की जगह क्या लिख दो, 1 बाई बीटा बार, तो भी आंसर आएगा, सुने जाना, ठीक है। तुम चाहो तो बीटा बार की जगह 1 बाई बीटा, लेकिन बीटा बार तुम्हारे काम में नहीं आ रहा। तुम चाहो तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, बीटा बीटा बार, तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो, आंसर आएगा। मेरी इच्छा तो ये कि मैं इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, बीटा बीटा बार, ठीक है। तो देखना है, देखो बोर्ड पे देखो, ऊपर वाले का मोड ऊपर, नीचे वाले का मोड नीचे, ब्रेक कर दिया मोड को कहने वाला। 1 की जगह क्या लिखूं बताओ, वहां से बीटा बीटा बार, बोर्ड पे देखना, बार में नोट करना। खत्म हो गया क्वेश्चन, ऊपर वाले का मोड ऊपर चल रहा है, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आया, बीटा, मोड के अंदर ही बीटा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, बार को बार बार लिखूं या एक बार, मोड को मल्टीप्लाई में क्या कर सकता हूं, ब्रेक, ऊपर है मोड बीटा माइनस अल्फा, नीचे मोड बीटा इंटू मोड बीटा माइनस अल्फा बार। जेड का मोड बोलूं या जेड बार का, दोनों क्या हो गए, कट गए। मोड बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, 1, आंसर 1। अब दिमाग में लग रहा हो कि सर पता कैसे चलेगा कि 1 की जगह रखें, तुम तो रखो बीटा की जगह क्या रख सकते हो बताओ, यहां से 1 बाई बीटा बार रखो, या बीटा की जगह ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, आपको बचेगा बीटा बार का मोड। अब बताओ बीटा बार का मोड क्या होगा, जब मोड बीटा 1 है तो बीटा बार का मोड भी क्या होगा, तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो। एक बार तो मैंने जेड 1 बार की जगह लिखवा दिखा रही है, एक बार 1 की जगह लिखी, तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो, आंसर आएगा। आप चाहो तो बीटा को 1 बाई बीटा बार लिख के भी कर सकते हो, बीटा बार को 1 बाई बीटा भी लिख सकता था, लेकिन मेरे पिक्चर में बीटा बार काम ही नहीं आ रहा। फिर भी लगता है कि सर मेरे तो कुछ भी नहीं आया, मान लो क्या करें, कुछ समझ नहीं आया तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, क्या, पुट एल्फा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, बीटा को कोई मान लो पी प्लस आयोटा क्यू, रखो, रेशनलाइज करो, मोड निकालो, आंसर तो आपका आ जाएगा पक्का, ठीक है। लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को मानना पड़ेगा। बस इसके बाद कल कर, बस ये लास्ट कल कर, ये अच्छा है, अरे कल करेंगे, इसको खत्म करना है कोर्स, फिर एग्जाम वही 15 अप्रैल आ जाएगी, चक्कर पड़ जाएगा, ऐसे तो 5 क्लास लगवाई, लास्ट है लास्ट। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, ट्रिग्नोमेट्री एमआर स्टेट्स। नंबर 3, ये सबसे पॉपुलर है, सबसे पहले बिहार में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने भी कहा कि ज्यादातर क्वेश्चन में मोड जेड का वैल्यू क्या देता है, 1। इस बार इसने 1 नहीं दिया, सब अलग अलग दिया, कोई बात नहीं, देखो। एंड मोड Z1 इक्वल टू 2, मोड Z2 इक्वल टू 3, पिछली बार सबको 1 1 दिया था, इस बार सबको अलग अलग दिया, 1 नहीं दिया। एंड मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 5, पूछा है देन फाइंड 4 टाइम Z2 Z3 प्लस 9 टाइम Z1 Z3 प्लस 16 टाइम Z1 Z2 का मोड, इसका वैल्यू पूछा है। और फिर भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। मैंने कहा 90% 99% केस में तो ज्यादातर मोड का वैल्यू 1 देता है, जो भी दिया था पहले में दूसरे में। इस बार इसने 1 नहीं दिया, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो वो तो भूल जाओ, मोड जेड बराबर 1, तो मोड जेड 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 बराबर 1, वो तो नहीं लगेगी, लेकिन उसके ऊपर वाली तो लगेगी, मोड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार। तो मेन प्रॉपर्टी तो यही है, मेन प्रॉपर्टी तो ये है। वो तो मोड जेड का वैल्यू क्या दे देता था, 1, इसको अपन 1 के बराबर कर देते। देखना आप कैसे करता हूं, मैं जानता हूं मोड जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड जेड बार। इस बार अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ मोड जेड 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4। मोड जेड स्क्वायर का फॉर्मुला बोलो, जेड वन बार कितना, 4। तो सिमिलरली बताओ यहां से जेड टू बार 9, यहां से बोलो जेड थ्री बार 16 आएगा ना, मोड जेड स्क्वायर बराबर 16, तो जेड थ्री बार बराबर कितना आएगा, 16। पिछली बार क्या देता था, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता था। अब देखना पड़ो, अब इसके डेटा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन वही हो गया, 4 9 16। मेरी इच्छा हो तो इस 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, जेड वन बार, 9 की जगह जेड टू बार, 16 की जगह जेड बार, मेरा आंसर आएगा। मेरी इच्छा हो तो मैं चाहूं तो मैं इनका रूल फॉलो कर सकता हूं, बेटा पहले क्या कर, कॉमन ले, क्या कॉमन आ रहा है, Z1 Z2 Z3, ये ना Z1 Z2 Z3, तो मैंने तो कॉमन ले लिया, तुम चाहो तो रख भी सकते हो डायरेक्ट, Z1 Z2 Z3 क्या ले लिया, कॉमन। बताओ अंदर क्या बचा, Z1 Z2 Z3 कौन लिया, 4 अपॉन Z1, 9 अपॉन Z2, आगे बोलना 16 अपॉन ये कॉमन लिया Z3, क्या चल रहा है बाहर, मोड, बोर्ड पे देखना, 4 अपॉन Z1, बताओ 4 अपॉन Z1 बार, 9 अपॉन Z2 बार, 16 अपॉन Z3 बार, दिस इज Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, ठीक है। Z1 Z2 Z3, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, बार को बार बार लिखूं या एक बार। मोड को मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, ब्रेक, मोड Z1 मोड Z2 मोड Z3 मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका वैल्यू बोलो ऊपर से 2 3 4, इसका कहां से लाऊं, 5, बिकॉज जेड का मोड बोलो या जेड बार का, आंसर आ गया कितना, 120। तो चीज वही है, प्रॉपर्टी वही लग रही बार बार, मोड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार, मेन प्रॉपर्टी तो यही है। बस वो क्या करता है, मोड जेड का वैल्यू कभी 1 देता है तो कभी दूसरा देता है। 1 देता है तो ये 1 के बराबर हो गया, 2 दिया तो जाहिर है 4 हो गया, 3 दिया तो ये 9 हो गया, यूज वही करना आपको। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज 5 में दे रखा है, यही तरीका है, करके देखना उसको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डेटा थोड़े चेंज किए लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है। चलो जी आज इतना ही करते हैं, नोट कर लो। शीट में टिक करवा रहे पहले नहीं करवाए, पहले एक बार नहीं करवाए,
करवाएं? तो आज तो वही करो, अभी कल करवा के दूंगा इसमें, अभी तो पुराने वाले करो, कल इस पे थोड़ा सा और करेंगे तब देंगे। अभी मैंने क्या आर्ग्यूमेंट तो मिक्स किया है, इसमें केवल मॉडुलस ही चल रहा है, इतना ही करते हैं आज।